नमस्कार, एक बार स्वागत है आपका फिर से ब्यूरोक्रेसी IAS मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि इस सत्र में इस सेशन में अपने उत्तराखंड के लेक्चर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाएं की डेट भी नज़दीक आ गई हैं और अगले माह से एग्ज़ाम भी शुरू हुए हैं। तो हम उत्तराखंड के सेशन को लेके चल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कुछ करंट अफेयर के पोर्शन को भी लेके चलेंगे। तो जैसे कि जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हम उत्तराखंड से संबंधित 3 सेशन हम पहले कर चुके हैं, जो कि आप अपने चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए जो आप अभी ऊपर आई बटन देख रहे हैं उसमें क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा उत्तराखंड के उसमें से जो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो कुलिंद राजवंश को रह के चलेगा। तो जल्दी से हम पहले का जो हमने जितना भी पढ़ रहा है उसको संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। हमने अपने पूर्व के सेशन में कहा था कि उत्तराखंड के जो इतिहास है वो अस्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, जिसका रीज़न मुख्य ये माना गया है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है वो अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल पृथक है। उत्तराखंड पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र के उसमें बटा है, इसलिए यहाँ पर इतिहासकार के आने में उन्होंने विशेष रुचि अपनी नहीं दिखाई थी। लेकिन इसके विपरीत भारतीय इतिहास का जो हमारे उसमें जो अध्ययन मिलता है वो विस्तार पूर्वक मिलता है। तो हमने इससे पूर्व ये भी कहा था कि इतिहास को समझा था कि किस तरह से हम इतिहास का विभाजन करते हैं। इतिहास को हमने भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के उसमें बांटा था। उसके अंतर्गत फिर हमने अगले अपने जो लेक्चर में देखे थे उत्तराखंड से संबंधित जानकारी के स्रोत देखे थे कि कौन कौन से जानकारी के स्रोत थे। तो उत्तराखंड उन्हीं स्रोतों के आधार पर हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थापित होने वाले राजवंशों की। तो जैसा कि हम सबको अधिक से अधिक पता है कि उत्तराखंड में स्थापित राजवंश, पहला जो राजवंश था वो कुलिंद राजवंश था। कुलिंद राजवंश के पश्चात उत्तराखंड में स्थापित राजवंश था पौरव राजवंश, और जिसको कुछ इतिहासकारों द्वारा पर्वताकार राजवंश भी कहा गया है। पर्वताकार राजवंश के पश्चात जो राजवंश आता है उसे हम पढ़ते हैं कर्तपुर राजवंश। कर्तपुर राजवंश के पश्चात कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश के पश्चात कत्यूरी राजवंश, कत्यूरियों के पश्चात कुमाऊं में स्थापित शक्ति चंद थी, गढ़वाल में स्थापित राजवंश पवार था। चंद और पवारों को पराजित किया गया था गोरखाओं के द्वारा, और गोरखा के पश्चात भारत में ब्रिटिश की एंट्री हो गई थी। तो हमने इसको पढ़ा था अपना आधुनिक उत्तराखंड। ब्रिटिशों ने क्या किया था, कुमाऊं को पृथक कर दिया था और एक क्षेत्र बोला था टिहरी रियासत। तो ये हमारा मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थापित होने वाले राजवंश थे। तो आज के रूप में हम पहला राजवंश लेके चलते हैं जो उत्तराखंड का राजवंश है, कुलिंद राजवंश। तो चलिए कुलिंद राजवंश को शुरू करते हैं। चलिए, अब हम कोई भी राजवंश को शुरू करने से पहले, इतिहास को आरंभ करने से पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं जिनके आधार पर हम कुलिंद राजवंश को प्रारंभ कर सकें। तो देखिए, कुलिंद राजवंश के जो संबंधित स्रोत हमें मिले होते हैं, तो इतिहास के संबंधित जानकारी के स्रोत 2 होते हैं। एक स्रोत जैसे हमने पूर्व में कहा था पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे स्रोत जिनको हम कहते हैं लिखित, या इसको साहित्य के रूप में भी कहा जा सकता है। तो इतिहास को जानकारी के 2 स्रोत होते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत। तो इन पुरातात्विक तथा लिखित स्रोतों के अध्ययन से ही हम कुलिंद राजवंश को लेके चलते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे पास पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो कुलिंद राजवंश से संबंधित पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं अभिलेख। अभिलेख जो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है, और पूरा कुलिंद राजवंश हम जिस आधार पर पढ़ेंगे वो है कुलिंदों की मुद्राएं। कुलिंदों के द्वारा मुद्राएं जारी की गई थी, उनके द्वारा उनके सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें हम कुलिंद राजवंश को विस्तार से पढ़ सकते हैं। लिखित स्रोत के अंतर्गत देखें तो लिखित स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से पुस्तकें आएंगी। तो वे कौन सी पुस्तक है जो हमें कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। पहली पुस्तक जो कुलिंद राजवंश के हमें जानकारी प्रदान करती है, पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वो पुस्तक है जिसमें हमें कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो हम कहेंगे पाणिनि। पाणिनि के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के पश्चात कौन सी पुस्तक जो हमें कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगी, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो हम कहते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र। इससे भी हमें कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत अगर हम अन्य स्रोत के अंतर्गत देखेंगे तो वायु पुराण।
पुराण के अंतर्गत भी हमें कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों पुस्तक लिखी गई है उसमें कुलिंद राजवंश के विषय में कुछ ना कुछ विषयों को उन्होंने सम्मिलित किया है, लेकिन जो कुलिंद राजवंश की जानकारी का जो हमें सर्वोत्तम स्रोत देते हैं वो होती है कुलिंद शासकों के द्वारा जारी की गई मुद्राएं। ठीक है, तो जैसे पुरातात्विक स्रोत में हमने लिखा था, पहला स्रोत लिखा था अभिलेख, तो हमें कुलिंद शासकों के द्वारा जारी किए गए अभिलेख ये प्राप्त नहीं होते हैं। कुलिंद शासकों ने अपने अभिलेख जारी नहीं किए थे। अगर अभिलेखों के अंतर्गत हम देखेंगे तो हम सबसे पहले अभिलेख लेंगे कालसी का अभिलेख। कालसी अभिलेख, कालसी अभिलेख से हमें कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? कालसी अभिलेख जो कि देहरादून क्षेत्र में स्थित है, देहरादून जनपद में स्थित है, इसकी जो खोज की गई थी वर्ष 1860। कालसी अभिलेख को वर्ष 1860 में खोजा गया था। किसके द्वारा? तो उन व्यक्ति का नाम था जेम्स फॉरेस्ट। जेम्स फॉरेस्ट के द्वारा अभिलेख खोजा गया था, कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि उत्तराखंड में मौर्य साम्राज्य का अधिकार रहा था, और ये जो कालसी का अभिलेख है ये भारत के सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। हमें कालसी स्थान से प्राप्त हुआ है, कालकूट से, इसलिए हम इसको कालसी का अभिलेख बोलते हैं। मुद्राओं के अंतर्गत कुलिंदों की मुद्राओं को बांटते हैं। कुलिंदों की मुद्राओं को हम तीन आधारों पर बांटते हैं। एक होती है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, दूसरी होती है अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, और जो तीसरी होती है उसको हम कहते हैं छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो मुद्रा ही वो सर्वोत्तम उदाहरण है कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का। अब बात आती है कि कुलिंद राजवंश के संस्थापक कौन थे। ये तो अभी हमने जानकारी का स्रोत लिया, अब हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए देखेंगे कि कौन सा अभिलेख है, कहां से प्राप्त हो गया और मुद्राओं को किस रूप में बांटा गया है। अगर हम कुलिंद शासकों के शासनकाल के ऊपर बात करें कि कुलिंदों का शासन का जो टाइम पीरियड है, काल निर्धारण क्या है, तो कुलिंदों के शासनकाल को हम बांट सकते हैं। ये कह सकते हैं कुलिंदों का शासनकाल महाभारत से प्रारंभ होता है। कुलिंदों का जो शासनकाल होता है वो आरंभ होता है महाभारत से, पांडवों के वन पर्व के अनुसार, जो महाभारत से प्रारंभ होगा और मौर्य उत्तर काल तक माना जाता है। मौर्योत्तर काल मतलब जो मुख्य रूप से जो मौर्य शासक थे उनके बाद का, जिनको हम उत्तरवर्ती मौर्य प्रशासन कहते हैं, वहां तक का जो काल बांटा गया है वो उत्तराखंड में हमने कुलिंद राजवंश के शासन काल के उसमें बांटा है। तो एक हमारे पास काफी विस्तृत काल मिल जाता है, इसलिए इतिहासकारों ने कुलिंद शासकों के टाइम पीरियड को तीन भागों में बांटा है। इतिहासकारों का यह कथन है कि कुलिंद शासक अपने प्रथम चरण में, कुलिंद शासक अपने प्रथम चरण में ये पांडवों के अधीन थे। कुलिंद शासक अपने प्रथम चरण में पांडवों के अधीन थे। कुलिंद शासकों का द्वितीय चरण में कुलिंद शासक मौर्यों के अधीन थे। प्रथम चरण में कुलिंद शासक पांडवों के अधीन थे और द्वितीय चरण में ये मौर्यों के अधीन थे। कुलिंदों का तृतीय चरण जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुलिंदों का तृतीय चरण, कुलिंद शासक अपने तृतीय चरण में स्वतंत्र थे। कुलिंद शासक अपने तृतीय चरण में स्वतंत्र थे, इसलिए कुलिंदों का जो तीसरा चरण होता है उसको इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है ये कुलिंदों का स्वर्णिम काल था, गोल्डन एरा। तो गोल्डन पीरियड था अपनी ओर से कुलिंदों का स्वर्णिम काल। कौन से? उसमें से तृतीय, इनका जो तीसरा चरण था वो कुलिंदों का स्वर्णिम काल माना गया है। चलिए, अब हमने कहा कि प्रथम चरण में ये पांडवों के अधीन थे, तो इस बात की जानकारी के क्या प्रमाण है कि प्रथम चरणों में पांडवों के अधीन थे? जैसा कि हमें पता है कौरव और पांडवों के मध्य में महाभारत का युद्ध हुआ था। इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से दो कुलिंद शासकों के द्वारा युद्ध में भाग लिया था। एक शासक का नाम है सुबाहु और दूसरे शासक का नाम है विराट। महाभारत के वन पर्व के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से सुबाहु तथा विराट नामक कुलिंद शासकों ने युद्ध किया था। तो इस आधार पर यह कहा गया है कि कुलिंद शासक अपने प्रथम चरण में पांडवों के अधीन थे। चलिए, द्वितीय चरण में कुलिंद शासकों को मौर्यों के अधीन माना गया है। इस संबंध में जानकारी का जो हमारा स्रोत है, जैसे कि अभी हमने पूर्व में कहा था, अशोक का कालसी अभिलेख, अशोक का कालसी अभिलेख या अशोक का कालकूट अभिलेख। कालसी का एक अन्य नाम हमको प्राचीन नाम प्राप्त होता है उसका
कालकूट। तो अशोक का जो कालसी कालकूट का अभिलेख था, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अशोक के जो साम्राज्य के अंतर्गत था उत्तराखंड भी वो अशोक के अधीन था, और ये जो कुलिंद शासक हैं ये मौर्यों के अधीन के उसमें राज किया करते थे। तीसरा जो चरण है वो है तृतीय चरण, इसको स्वतंत्र कहा है। अशोक के कालक्रम के पश्चात मौर्यों की स्थिति भारत में दुर्बल हो गई थी, और जो जो क्षेत्र मौर्यों के अंदर आते थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रूप से करने का प्रयास किया था, और इसी क्रम में कुलिंद राजवंश भी अपने अंतिम चरण में स्वतंत्र हो गया था। अब हमें यह कैसे पता लगता है कि ये कुलिंदों का स्वतंत्र काल था? क्योंकि इनके तीसरे चरण में कुलिंद शासकों का एक राजा का नाम प्राप्त होता है, और उस राजा का नाम है अमोघ भूति। तीसरे चरण में हमें शासक का नाम प्राप्त होता है अमोघ भूति, और अमोघ भूति वो राजा है जिसके द्वारा उपाधि ग्रहण की गई थी महाधीराज। इसकी मुद्राओं में अमोघ भूति के जो द्वारा सिक्के जारी किए गए उन सिक्कों में इसकी उपाधि दी गई है महाधीराज की उपाधि। तो इसके अंतर्गत हमने ये सीखा कि जो कुलिंद शासक थे उनके समय को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में वो पांडवों के अधीन, दूसरे में मौर्यों के, और तीसरा जो चरण है कुलिंदों का स्वर्णिम युग माना गया है। तो स्वर्णिम युग के अंतर्गत ही अमोघ भूति का नाम प्राप्त होगा, जिसकी उपाधि हमें प्राप्त होगी महाधीराज। तो इस उपाधि के आधार पर हम ये कहेंगे कि कुलिंद राजवंश में जो सबसे प्रतापी या सबसे शक्तिशाली राजा बोले तो उनका मतलब एक ही है, वो इनके राजाओं में कौन होगा? अमोघ भूति। तो अब हम बात करते हैं कुलिंद शासकों की मुद्राएं के विषय में। कुलिंद शासकों की मुद्राएं, कुलिंद राजा वो हैं जिनके द्वारा उत्तराखंड में सर्वप्रथम मुद्राएं जारी की गई थी। एक ओर से हम ये बोल सकते हैं कि सबसे प्राचीन मुद्रा किनकी प्राप्त होती है उत्तराखंड से, तो वो कुलिंद शासक ही हैं जिनकी सबसे प्राचीनतम मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिए विद्वानों ने कुलिंद शासकों की मुद्राओं को उनके विशेषता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कुलिंदों के द्वारा मुद्राओं को 3 भागों में बांटते हैं। पहली मुद्रा, उसको हम कहते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। प्रथम मुद्रा उसे हम कहते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। दूसरी मुद्रा उसे कहते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। पहली मुद्रा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, दूसरी मुद्रा अमोघ भूति प्रकार की, तीसरी मुद्रा इसको हम कहते हैं छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। मुद्राओं को 3 भागों में बांटा गया है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अब इन मुद्राओं के अपने में क्या विशेष बात है? जो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनकी विशेषता यह है कि इस मुद्रा में किसी राजा का नाम प्राप्त नहीं हुआ है, राज्य का नाम प्राप्त हुआ है। अल्मोड़ा प्रकार की खास बात की मुद्रा में यह है, इसमें राजा का नाम प्राप्त नहीं हुआ है, राज्य का नाम प्राप्त हुआ है, और राज्य में लिखा है कुलिंद पश्य। कुलिंद पश्य मुद्राओं में लिखा गया कुलिंद पश्य। तो कुलिंद पश्य का मतलब कुलिंद इनका राजवंश था, तो यहां पर इनके राज्य का नाम प्राप्त होता है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों मुद्राओं में अगर पूछे एग्जाम की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से या कोई भी हम पढ़े बुक से उसके उसमें से, तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्रा मानी गई जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, वो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में हमें राज्य का नाम प्राप्त होता है, प्लस राजा जो शासक था उसका नाम प्राप्त होता है, और इसके अतिरिक्त हमें यहाँ राजा की उपाधि भी प्राप्त होती है। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है किस तरह के सिक्कों में राजा की उपाधि प्राप्त हुई है, तो उस सिक्के का नाम है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा या अमोघ भूति प्रकार के सिक्के बोल सकते हैं। छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के क्या हैं? जो छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं, यहां पर हमें नाम प्राप्त होता है राज्य का, और कुछ विद्वानों का कहना है ये जो छत्रेश्वर हैं इनको भगवान शिव का पर्यायवाची माना गया है। और इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि जो छत्रेश्वर था वो एक कुलिंद शासक था, यानी कि हम संक्षेप में ये कह सकते हैं जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं उससे राज्य और प्लस शासक या राजा उसका नाम प्राप्त होता है। पहली अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, राज्य का नाम प्राप्त होगा। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, राज्य, राजा और प्लस उसकी उपाधि प्राप्त होगी। तीसरी मुद्रा छत्रेश्वर चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, जिसमें राज्य प्लस सिर्फ जो राजा है जिसके द्वारा मुद्रा जारी की गई उसका नाम प्राप्त होगा। अब देखिए कोई भी जो मुद्रा होती है उनका अपना एक धातु होता है जिसमें मुद्रा को हम ढालते हैं। जैसे वर्तमान में अगर हम सिक्कों के उसमें बात बोलें, जो धातुई सिक्के होते हैं उसमें मुख्यतः स्टेंसिल स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से इन शासकों के द्वारा मुद्राएं कौन सी धातु में जारी की जाती थी, तो उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे गए हैं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है
अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा जो धातु है उसमें यूज हुआ है ताम्र धातु का, यानी कि तांबे के सिक्के। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है वो ताम्र धातु में प्राप्त हुई है, और ये इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है तो अल्मोड़ा से प्राप्त होती है, इसलिए इसको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा कहते हैं। और जो लोग अल्मोड़ा से हैं या जो नहीं है वो अच्छी तरह से ये भी जान सकते हैं कि जो अल्मोड़ा है उसको ताम्र नगरी भी बोलते हैं, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में तांबा प्राप्त होता है। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा हमें ताम्र धातु में प्राप्त होती है। छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा भी हमें ताम्र धातु में प्राप्त होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा इनकी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है। अमोघभूति प्रकार की मुद्रा हमें ताम्र प्लस रजत, जिसको चांदी या सिल्वर कहते हैं, तो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा हमें तांबे और रजत से प्राप्त हुई है। तो इसके आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि जो अमोघभूति राजा है ये कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा होगा, उसके साथ साथ उसकी वित्त की स्थिति भी अच्छी होगी कि जिसके अनुसार उसने मुद्राओं को अपनी ओर से चांदी के रूप में भी ढाला, चांदी के उसमें ताम्र धातु के साथ साथ रजत धातु में भी उसके द्वारा मुद्राएं जारी की गई थी। चलिए अब बात करते हैं ये मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त होती है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा ये हमें प्राप्त होगी अल्मोड़ा से, इसलिए इसका नाम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा रखा। अल्मोड़ा से प्राप्त होती है। छत्रेश्वर, इसके हमें कुछ भाग अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं और कुछ तराई क्षेत्र से भी होते हैं, लेकिन जो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। अमोघभूति प्रकार की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है अल्मोड़ा। अमोघभूति प्रकार की मुद्रा हमें अल्मोड़ा से लेकर सहारनपुर तक प्राप्त हुई है। अल्मोड़ा से लेकर सहारनपुर तक हमें जो मुद्रा प्राप्त हुई है उसका नाम है अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। तो इससे इतिहासकारों ने यह कथन लगाया कि अमोघभूति वो राजा था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा। ये सिर्फ इसका शासन अल्मोड़ा तक नहीं रहा था, इसका शासन पहुंच गया था सहारनपुर तक। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि अमोघभूति जो है वो कुनिंद शासकों में सबसे प्रतापी राजा था, और कुनिंद शासकों के संबंध में जानकारी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो कुनिंद शासकों के द्वारा जारी की गई उनकी मुद्राएं हैं। और कुनिंद शासकों की मुद्राओं में मुख्य रूप से जो हमेशा से बात की जाती है वो अमोघभूति प्रकार के सिक्कों के उसमें बात की जाती है, इसलिए हम भी अमोघभूति प्रकार के सिक्कों में हम मुख्य रूप से उसी में फोकस कर रहे हैं। तो अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं की इसके अतिरिक्त और क्या खास बात है, जैसे राज्य का नाम प्राप्त होता है, राजा का, उपाधि का, ताम्र और रजत दोनों धातु में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त देखिए कोई भी जो सिक्का होता है उसके दो फेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है ट्रेल। तो अमोघभूति के सिक्के के भी दो भाग होंगे, एक अग्रभाग एक पश्च भाग। अमोघभूति के सिक्कों का जो अग्रभाग है उसमें चित्रण किया गया है एक हिरण का। अमोघभूति के अग्रभाग वाले उसमें जो धातु के सिक्के हैं उसमें हिरण का अंकित है, चित्र अंकित है। हिरण के साथ साथ यहाँ पर एक देवी का भी चित्र अंकित है, और वो जो देवी है उनके हाथ में कहते हैं कि कमल का फूल है। ठीक है, अगले जो सिक्के हैं उसके जो पश्चिम भाग यहाँ पर बने हैं पहाड़, पहाड़ के अतिरिक्त वृक्ष, वृक्ष के अतिरिक्त नंदी पाद, नंदी जो भगवान शिव का जो वाहन होता है उसके नंदी के पाद, उसके पैर के निशान। इसके अतिरिक्त यहां से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, और इस तरह से कुछ बनावट है जो कि इतिहासकारों का कहना है कि ये नदी है, अन्य का कहना है सर्प है, और कुछ का कहना है ये एक रस्सी है। इन सिक्कों के भीतर अमोघभूति की उपाधि का वर्णन किया गया है, और उसकी उपाधि में उसको लिखा गया है महाधीराज। तो अमोघभूति वो शासक जिसकी उपाधि हम यूं कह सकते हैं कि महाधीराज की थी, और वो इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चलिए इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं जो कुलिंद राजवंश थे इनकी राजधानी कहाँ थी। तो जिस तरह से कुलिंद शासकों के कालक्रम को 3 भागों में बांटा है, कुलिंद शासकों की मुद्राओं को 3 भागों में बांटा है, उसी प्रकार से कुलिंद शासकों की राजधानी को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। कुलिंद शासकों की प्रथम चरण इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो मानी गई है श्रीपुर क्षेत्र में। कुलिंद शासकों की प्रथम राजधानी मानी गई है श्रीपुर क्षेत्र में। महाभारत के वन पर्व में लिखा गया है श्रीपुर क्षेत्र के 2 राजाओं ने पांडवों की हेल्प की थी, किसमें, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। जब पांडव अपने अज्ञातवास में वन की यात्रा में निकले थे तो श्रीपुर नामक क्षेत्र में वो रुके थे, और श्रीपुर क्षेत्र में 2 कुलिंद शासक बोल सकते हैं, या हम प्रशासन के क्षेत्र में भी बात कर सकते हैं। तो उन 2 व्यक्तियों का नाम है, एक व्यक्ति है सुबाहु और दूसरा व्यक्ति है विराट।
तो सुबाहु और विराट ये श्रीपुर क्षेत्र में रहते थे, तो इसलिए हमने बोला कि कुलिंदों की आरंभिक राजधानी श्रीपुर थी। श्रीपुर जिसकी जो हमने पहचान की गई है, श्रीपुर को हम बोलते हैं श्रीनगर का क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल, जम्मू कश्मीर वाला नहीं। तो इसके कुलिंदों की जो आरंभिक राजधानी मानी गई है वो श्रीपुर वाले क्षेत्र में मानी गई है, जिसका तात्पर्य श्रीनगर से है। श्रीनगर के पश्चात इनकी आरंभिक राजधानी थी। उसके पश्चात राजधानी परिवर्तित करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे साम्राज्य विस्तार एक रीजन हम मान सकते हैं, या कोई बाह्य आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, कुछ भी राजधानी को स्थानांतरित करने के अन्य से कारण हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो कुलिंद शासक हैं, इनकी दूसरी जो राजधानी स्थापित की गई है वो राजधानी है कालसी, जिसका एक अन्य नाम हम कहते हैं कालकोट। कालसी कालकोट कुलिंदों की दूसरी राजधानी थी, इसलिए हमें अशोक का अभिलेख हमें प्राप्त होता है कालसी कालकोट से ही, जो ये इस बात का प्रमाण करता है कि यहां कुलिंदों की द्वितीय राजधानी रही होगी। कुलिंदों की तीसरी राजधानी, जो कि इनका स्वर्णिम काल वाली राजधानी बोली जाती है, कुलिंदों की जो तीसरी राजधानी है उस क्षेत्र को कहा गया है शत्रुघ्न नगर। अब शत्रुघ्न नगर एग्जैक्ट स्थिति में कहां है, तो इतिहासकारों का यह मानना है कि जो हमारा देहरादून का जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं शत्रुघ्न नगर। तो कुलिंद शासकों की राजधानी को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण में इनकी राजधानी श्रीपुर श्रीनगर थी, द्वितीय चरण में इनकी राजधानी कालसी कालकोट थी, और तीसरे चरण में इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। अगर हम कुलिंद वंश के संस्थापक के उसमें बात करें तो अभी तक यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि कुलिंद वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन हम ये कह सकते हैं इतने समस्त जानकारियों के साथ कि कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी जो राजा माना गया है वो अमोघभूति को माना गया। इसलिए आयोग अधिकतर क्वेश्चन अमोघभूति से पूछते हैं कि कुलिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो हम बोलेंगे अमोघभूति था। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो कुलिंद शासक हैं, हमें और भी जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए और उनमें कुछ हमें कुलिंद शासकों का नाम प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं विषदेव, हमें कुलिंद शासक का नाम प्राप्त हुआ है, उसका नाम है विषदेव। विषदेव के अतिरिक्त भी हमें कुछ कुलिंद शासक प्राप्त हुए हैं, जैसे अग्रराज। एक कुलिंद शासक हमें प्राप्त होता है, उसका नाम होता है भानु। एक कुलिंद शासक प्राप्त होता है, उसका नाम होता है रावण। लंका वाला रावण नहीं, श्रीलंका वाला रावण नहीं, कुलिंद शासक है, उसका नाम होता है रावण। इसके अतिरिक्त एक नाम हमें प्राप्त होगा अमोघभूति। एक शासक और प्राप्त होगा अमोघभूति के अतिरिक्त, उसको हम बोलेंगे धनभूति। एक हमने लिखा अभी छत्रेश्वर, जो कहते हैं कि कुलिंद शासक था, अन्य कहते हैं कि भगवान शिव का भी पर्यायवाची था। तो इस तरह से हमें कुलिंद शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। अब हमने कुलिंद शासकों की वंशावलियां नाम देखे, विषदेव, अग्रराज, भानु, रावण, अमोघभूति, धनभूति, छत्रेश्वर। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि विषदेव का बेटा अग्रराज था या भानु का बेटा रावण था। इनके वंशावली में पिता पुत्र का रिश्ता नहीं है, हमें सिर्फ कुलिंद शासकों के नाम प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा कि उत्तराखंड में स्थापित होने वाला सर्वप्रथम राजवंश कुलिंद राजवंश था, इसलिए इसको उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक राजवंश के रूप में जाना जाता है। तो कुलिंद राजवंश के बारे में ये समस्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से कुलिंद राजवंशों की मुद्राओं को बांटा है, उनके शासकों को बांटा है, उनकी राजधानी के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कुलिंद शासकों के बाद उत्तराखंड में कौन सी शक्ति ने कार्य किया था। आज के लिए धन्यवाद। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हम ये बोलेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बहुत जल्दी हम उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी, पॉलिटी और अन्य विषयों की कक्षाएं लेके दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।